बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को, और अब हम उसको जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था वहाँ से हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स जब भी होगी तो हम उसको टेस्ट करेंगे, यानी कि जब भी टेस्ट करेंगे तो अगर फेयर वैल्यू कम है कैरिंग वैल्यू से तो हम इसको रिटर्न डाउन करेंगे टू द फेयर वैल्यू। ये बड़ा एक कॉमन सा रूल है। फेयर वैल्यू मेथड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैल्यूएशन मेथड्स में। तो इम्पेयरमेंट आपके इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स की भी होगी, क्योंकि ये भी इन्वेस्टमेंट है, ये भी एसेट है। तो अगर यहाँ पे भी कभी इस तरह का सिनेरियो बनता है कि फेयर वैल्यू कम होती है आपकी कैरिंग वैल्यू से, तो फिर आपको रिटर्न डाउन करना पड़ेगा उसमें से। Okay, and the topic is transactions with investee. इन्वेस्टर और इन्वेस्टी इरिस्पेक्ट ऑफ यानी कि अगर ये एक्विजिशन है या एसोसिएट है, यानी कि ये सब्सिडरी पेरेंट का रिलेशन बन रहा है या एसोसिएट का रिलेशनशिप बन रहा है, इन दोनों केसेस में जब इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होगी, एक कंपनी दूसरी कंपनी को चीज़ें सेल करेगी, तो हम उन चीज़ों को एडजस्ट करेंगे, उनके प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे। और ये लाइन आपके सामने लिखी हुई है, अनकन्फर्म्ड प्रॉफिट मस्ट बी एलिमिनेटेड। अनकन्फर्म्ड प्रॉफिट को हम एलिमिनेट कर देंगे। अब बात यह है कि अनकन्फर्म्ड प्रॉफिट होगा कौन सा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ए कंपनी बी कंपनी को चीज़ें बेचती है और इनका आपस में रिलेशन है इन्वेस्टर इन्वेस्टी का, ठीक है, कोई भी ए इन्वेस्टर है या बी इन्वेस्टी है, या ए इन्वेस्टी है और बी इन्वेस्टर है, बट दे हैव अ रिलेशन। और उन दोनों में से कोई एक, लाइक ए कंपनी बी कंपनी को चीज़ें बेचती है, लाइक 100 चीज़ें बेचती है, 100 आइटम्स बेचती है, ठीक है, और बी कंपनी आगे उसमें से 50 आइटम्स सेल कर देती है, ठीक। तो साल में ये एक्टिविटी हुई है इस टाइम पीरियड में, ए ने बी को 100 आइटम सेल की और उन 100 में से बी ने आगे 50 आइटम सेल कर दी। अब जो बाकी 50 है ना, वो बी के पास पड़ी ही नहीं है बाय द एंड ऑफ ईयर। तो इसका मतलब है उनका प्रॉफिट अभी उस तरह से रियलाइज नहीं होगा, तो हम इसको अनकन्फर्म्ड प्रॉफिट कहते हैं। तो ए ने अपने पास 100 यूनिट्स जो उसने बी को बेचे, उन 100 यूनिट्स का प्रॉफिट अपने पास रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन बी के पास अभी उसमें से आधे पड़े हैं 50। तो ए क्या करेगा, ए अपने पास से 50 यूनिट का प्रॉफिट एलिमिनेट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये अनकन्फर्म्ड प्रॉफिट है, यानी कि दोनों कंपनीज का एक कंपनी का दूसरे के अंदर स्टेक भी है और वो आगे चीज़ें बिकी भी नहीं है, यानी कि इसमें ये भी आ जाता है कि आपने ये कंपनी इसलिए बी कंपनी को इसलिए चीज़ें सेल की हैं कि आप अपनी एक कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा शो करना चाहती है, अपना रेवेन्यू ज़्यादा शो करना चाहती है, यानी कि बी कंपनी और आपका तो रिलेशन है इन्वेस्टर इन्वेस्टी का, मतलब आपका तो कोई कंट्रोल वगैरह है, तो आपका तो एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस है, तो आप तो एक दूसरे को परस्यू कर सकते हो सेलिंग के लिए, परचेज के लिए। तो हो सकता है कि ए कंपनी ने बी कंपनी को इसलिए चीज़ें बेची हों और बी कंपनी ने ए कंपनी से इसलिए चीज़ें खरीदी हों कि ए कंपनी का अर्निंग लेवल ज़्यादा बढ़ जाए कि 100 चीज़ें तो बिक गई हैं। अब अल्टीमेटली कस्टमर को आगे तो नहीं दिखी है पूरी, वो तो आधी दिखी है, बी के पास अभी भी 50% पड़ी हुई है उसमें से। तो जो 50% पड़ी हुई है ना, इस इम्प्रेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कि हमने ये ट्रांजैक्शन कंपनी ए की रेवेन्यू को ज़्यादा शो करने के लिए नहीं की है, तो ये रूल है कि हम उस प्रॉफिट को कहेंगे अनकन्फर्म्ड प्रॉफिट और हम उसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको उलट करके देख लें कि बी सोल्ड 100 यूनिट्स टू ए और ए ने आगे उसमें से 50 बेचे और अभी 50 पड़े ना, तो क्या होगा, बी ने अपने पास जो 100 यूनिट्स लिखे हुए हैं, 100 यूनिट्स का प्रॉफिट लिखा हुआ है, उसमें से 50 यूनिट्स का प्रॉफिट अनकन्फर्म्ड है, तो ही कंपनी बी नीड्स टू एडजस्ट इट, तो वो उसको एलिमिनेट करेंगे। ओके, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दो तरह की ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। तो अगर आपके इन्वेस्टिंग ने इन्वेस्टर को बेचा है तो हम कहते हैं अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। इन्वेस्टी
ने चीज़ें सेल की हैं इन्वेस्टर को तो हम कहते हैं अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, और अगर इन्वेस्टर ने चीज़ें बेची हैं इन्वेस्टी को तो हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दो दो हमारे पास बाय नेचर ही होंगी, और दोनों में रूल वही है जो मैंने आपको बता दिया है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, अनकन्फर्म्ड प्रॉफिट मस्ट बी एलिमिनेटेड। अच्छा, अपस्ट्रीम की एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर ओन्स 35% ऑफ इन्वेस्टी। अच्छा, हमारा इसके साथ कोई खास कंसर्न नहीं है इस क्वेश्चन में कि कितना परसेंट किया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इधर पेरेंट और सब्सिडरी और इधर एसोसिएट, आपने इसको एडजस्ट करना ही करना है अनकन्फर्म्ड को। सो ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टी सोल्ड गुड्स टू इन्वेस्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इन्वेस्टी इन्वेस्टर को सेल करेगा तो वी कॉल इट अपस्ट्रीम। तो इन्वेस्टी सोल्ड गुड्स टू इन्वेस्टर एंड रिकॉग्नाइज्ड $1 lakh of profit from the sale. At year end, half of the goods purchased from investee remained investors' inventory. हाफ चीजें उसमें से नहीं बिकी, इन्वेस्टी ने जितनी भी चीजें बेची इन्वेस्टर को उसमें से हाफ चीजें अभी नहीं बिकी बाय द एंड ऑफ ईयर, इसका मतलब पड़ी नहीं। तो रूल वही है कि half of the profit needs to be eliminated as this is unconfirmed profit। तो प्रॉफिट उसमें कितना बताया हमें यहाँ पर, इन्वेस्टर सोल्ड गुड्स टू इन्वेस्टर एंड रिकॉग्नाइज्ड $100,000 ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो उसने कोई सेलिंग प्राइस वगैरह वो हमें कुछ इस तरह का नहीं बताया, तो उसने सीधा सीधा प्रॉफिट बताया, और वो कह रहा है कि जितना ये 100 यूनिट्स का रेट से प्रॉफिट था 100 यूनिट्स का, तो उसमें से 50 यूनिट अभी पड़े हुए, हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम इन्वेस्टी रिमेन्ड इन्वेस्टर्स इन्वेंट्री। तो इसका मतलब है सीधा सीधा 50,000 का हमें अपने प्रॉफिट को एलिमिनेट करना है, तो हम उसमें से इसको रिवर्स कर देंगे। This is the example of downstream. For example, investor owns 35% of investee. During the year, investor sold 50,000 of goods to investee for 80,000. Right? 50,000 goods or $50,000 of goods to investee for 80,000. 50,000 की चीजें 80,000 में बेची, इसका मतलब प्रॉफिट कितना रिकॉर्ड किया, 80 minus 50, 30,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। राइट, इन्वेस्टी सोल्ड 80% ऑफ द गुड्स बाय ईयर एंड, और बाय द ईयर एंड आपके पास जो चीजें थी, जो गुड्स थी, उसमें से आपके पास, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, हमारे पास जी 50,000 की चीजें हमने बेची 80,000 में, तो जो डिफरेंस है दैट इज 30,000 एज ए प्रॉफिट है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिस इज सेलिंग प्राइस, और ये इन दोनों का डिफरेंस, ये है जी प्रॉफिट। ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन है ये सारा का सारा। ठीक है, और अब वो कह रहा है कि ये जो चीजें हमने उसको बेची हैं उसमें से 80% द गुड्स बाय इन्वेस्टर सोल्ड, ओके 80% सेल हो गई हैं और बाकी 20% रहती हैं। इसका मतलब है इस 30,000 का 80% तो कंफर्म प्रॉफिट है, जो रिमेनिंग 20% है इसका, हम अगर इसका 20% लें, 30,000 का 20%, तो ये 6,000 है। ठीक है, तो 6,000 से हमारे पास ये रिवर्स होगा। वाई? बिकॉज दिस इज अनकन्फर्म्ड प्रॉफिट। सिंस दिस इज अनकन्फर्म्ड प्रॉफिट, 6,000, 30,000 में से 24,000 जो है वो कंफर्म प्रॉफिट है, और जो 6,000 है ये अनकन्फर्म प्रॉफिट है, तो इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद है जी एनालिटिकल इश्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। अब हम एसोसिएट्स को डिस्कस कर रहे हैं। इट रिजल्ट्स इन हायर अर्निंग्स। अच्छा, तो होता ही है कि जब हम एसोसिएट की रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम अपने पास सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, हम बाकी चीज़ें अपने पास रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, तो बेसिकली हमारी अर्निंग्स को हाई कर देता है। सो इट रिजल्ट्स इन हायर अर्निंग्स। Investor could possibly use the equity method even when he cannot influence the investee. अगर तो आपका इन्फ्लुएंस है तो फिर आप जो है वो उसको एसोसिएट के तौर पर
उसको आप ट्रीट कर सकते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. ऑन एसेट साइड ओनली proportionate equity is reported, ऑप्टिकली रिड्यूसिंग लेवरेज. ओके देखें, एसेट साइड पे हम चूँकि जितना हमारा इक्विटी में शेयर बढ़ा होता है उसके प्रॉफिट के साथ साथ उतना हम रिकॉर्ड करते जाते हैं. ठीक है, तो हमारे एसेट बढ़ते जाते हैं. बट लायबिलिटी साइड पे कोई फर्क नहीं आता. तो लायबिलिटी साइड पे जो डेट लिखे होते हैं वो उतने के उतने रहेंगे. ठीक है, और जो आपकी एसेट साइड है वो आपकी बढ़ती जाएगी. तो इससे आपकी जो है वो लेवरेज अफेक्ट होगी. फिर हमारे पास है जी मार्जिन्स लुक हायर एज ओनली अर्निंग्स आर कंसोलिडेटेड. यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन की बात हो रही है कि जैसे हमने पहले कहा कि सिर्फ पहले पॉइंट में कि सिर्फ अर्निंग्स हम अपने पास रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ पे एसेट साइड पे प्रोपोर्शनेट जो प्रॉफिट का हमारे रिटेन्ड अर्निंग का हिस्सा बनता है उसको हम यहाँ पे अपने एसेट में इंक्रीज करके लिख देते हैं जो इन्वेस्टमेंट है हमारी. और प्रॉफिट में भी यही है कि चूंकि हम अर्निंग्स ही रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा. ठीक है, चूंकि हमारा वहां पर प्रॉफिट डायरेक्टली ऐड हो रहा है लेकिन सेल्स हमारी उतनी है. ठीक है, हमारी जो अपनी कंपनी की सेल्स है वो तो उतनी की उतनी है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो हम एसोसिएट में से भी अपने पास ऐड कर रहे हैं. तो सेल्स उतनी रहेंगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा इससे जो है वो बनेगा. अर्निंग्स में नेवर बी अवेलेबल एज कैश फ्लोज. देखें, आप अपने पास रिकॉर्ड तो कर रहे हैं कि ये अर्निंग्स हैं और हमारे एसोसिएट्स हैं, ये हमारा हिस्सा है, हम इनको ऑन करते हैं, लेकिन हम हमारी पॉकेट में चूंकि वो नहीं आते तो हम कभी उनको यूटिलाइज नहीं करते. ठीक है, तो ये आपके कैश फ्लोज का के तौर पे आपको कभी अवेलेबल नहीं होती प्रैक्टिकली.